दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी से जुड़े हुए एमसीक्यू की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है विशिष्ट आयतन पर, दूसरा है दाब पर, तीसरा है ताप पर और चौथा है घनत्व पर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। तो आपको बता दें कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो कैसे डिपेंड करती है, हम सभी जानते हैं किसी भी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है गैस के अणुओं के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो हमारा फार्मूला होगा 3/2 म्यू आर टी। तो ये फार्मूला है 3/2 म्यू आर टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को एक अवस्था ए से दूसरी अवस्था बी पर लाने के लिए यदि निकाय को दी गई ऊष्मा Q हो तो निकाय द्वारा किया गया कार्य W हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कि कोई एक निकाय को बी में बदला जा रहा है। तो उस प्रक्रिया में Q एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है और उस पर किया गया कार्य जो है वो है W। तो इस प्रक्रिया में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ है आपको बताना है। तो दोस्तों आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा होगा। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो रिक्वायर एनर्जी होती है यानी कि जो डेल्टा Q होती है वो बराबर होती है किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो डेल्टा U बराबर हो जाएगा डेल्टा Q माइनस W। तो यदि हम रिक्वायर एनर्जी में से W को घटाते हैं तो हमारा इंटरनल एनर्जी पता चल जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान ताप को नियत रखा जाता है, गैस बाहरी कार्य करती है, इस प्रक्रिया के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर स्थिर रहेगा या फिर आणविक गति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई आदर्श गैस है और उस प्रक्रिया के दौरान ताप को कांस्टेंट रखा गया है, तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको इंटरनल एनर्जी के लिए फार्मूला बताया था 3/2 म्यू आर टी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है पूरी प्रक्रिया के दौरान कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी कि स्थिर होगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का संबंध होता है, यानी कि जो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ है वह किसके कंजर्वेशन पर आधारित होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोमेंटम, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है मास और चौथा है टेम्परेचर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऊष्मागतिकी निकाय निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो पहला कंडीशन है PV से 2PV तक, दूसरा है PV से P2V तक और दोनों अवस्थाओं से संपन्न कार्य आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक ऊष्मागतिकी निकाय है जो कि P1V से 2P1V तक जाता है और दूसरे कंडीशन में क्या है कि वह P1V से P1 तक जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों अवस्थाओं में जो संपन्न हुआ कार्य है वो क्या होगा। तो जो वर्क डन है वो बराबर होता है P डेल्टा V के। तो पहले कंडीशन में देखेंगे तो जो वॉल्यूम है V से V तक ही चेंज हो रहा है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान पहले भी V था और बाद में भी V है, यानी कि आयतन नियत है। तो यहाँ पर दोनों विमाएँ या फिर दोनों सीमाएँ नियत होंगी। तो ये जो वर्क डन है वो हो जाएगा 0। चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। दूसरे कंडीशन में कह रहा है जो कार्य है वो P डेल्टा V है, ठीक है। और इसके लिए जो लिमिट दी गई है वो दी गई है V से 2V तक। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो P हो जाएगा और यदि हम डेल्टा P का समाकलन करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी लिमिट हो जाएगी V से 2V तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा P और कोष्टक में हो जाएगा 2V माइनस V। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PV। तो पहले कंडीशन में किया गया कार्य था 0 और दूसरे कंडीशन में है PV। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है और इस निकाय द्वारा 600 जूल कार्य किया जाता है। यहाँ निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई निकाय है और उसे 300 कैलोरी ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो है 600 जूल। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू है, उसमें कितना परिवर्तन होगा? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि जो हीट में जो चेंजेस हुआ है, यानी कि डेल्टा क्यू है, वो बराबर होता है डब्लू प्लस डेल्टा यू के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है उसका मान दिया हुआ है 300 कैलोरी, तो हमें कैलोरी को बदलना होगा जूल में। तो हम सभी जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल प्रति कैलोरी। तो यहाँ पर इसे जूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 300 में 4.18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1254। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू का मान हम रख देंगे 1254 और जो वर्क डन हुआ है वो है 600 जूल। तो यहाँ पर 600 से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 654 जूल। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गैस द्वारा अथवा गैस पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी गैस द्वारा अथवा किसी गैस पर किया गया जो कार्य है वो निर्भर करता है उसकी प्रारंभिक अवस्था और उसकी अंतिम अवस्था एवं पथ पर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ कैसे होता है। तो दोस्तों जो भी कोई वर्क होता है तो वह उसके पथ पर निर्भर करता है, न कि उसके इंटरनल एनर्जी पर। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के लिए अलग अलग पथ होता है, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा वो अलग अलग होगा। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आर सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक है तब किसी एक परमाणविक आदर्श गैस के 2 मोल का तापक्रम 273 केल्विन से 373 केल्विन बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई कार्य नहीं किया जाए, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कार्य नहीं किया जाए। तो जब कोई कार्य नहीं किया जाता तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखें तो हीट की जो आवश्यकता होती है वह इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, मतलब क्यू बराबर हो जाता है डेल्टा यू के। क्योंकि यहाँ पर देखें प्लस डब्लू हो रहा है, तो जब डब्लू कार्य कोई हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पर उसको हम जीरो लेकर चलेंगे। तो इस कंडीशन में Q जो है वो डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। पीछे मैंने आपको आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला बताया था 3/2 म्यू आर, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा T, यानी कि ताप में परिवर्तन। तो यदि हम मान रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/2 जैसे ऊपर है, म्यू यहाँ पर हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पर 2 मोल दिया हुआ है, आर हमारा आर का वैल्यू आर ही दिया हुआ है, और जो डेल्टा टी है ताप में परिवर्तन है, तो ताप में परिवर्तन क्या हो रहा है 273 केल्विन से 373 में हो जा रहा है। तो यानी हम क्या करेंगे 373 में 273 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 3/2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आएगा 300। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 300 आर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में फॉर एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऊष्मा की मात्रा नियत रहती है, दूसरा है ऊष्मा की मात्रा तथा ताप नियत रहता है, तीसरा है ताप नियत रहता है और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे समतापी प्रक्रम बोला है तो सीधी सी बात है ताप नियत रहेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या दो समतापी वक्र एक दूसरे को काटते हैं? कैन टू आइसोथर्मल कर्व कट ईच अदर? तो यहाँ पर हम वक्र बनाएंगे पीवी को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर दो समतापी वक्र हैं, तो एक जो ताप है मान लेते हैं T1 है, तो समतापी है तो वो सीधा जाएगा कुछ इस तरह से, सीधा हम लोग बनाएंगे T1 लेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं जो दूसरा समतापी वक्र है T2 है। तो यदि दोस्तों हमारा ये दूसरा समतापी वक्र है T2, यदि एक दूसरे को ये किसी बिंदु पर काटें, तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगे तो वहाँ पर दो टेम्परेचर होने चाहिए T1 और T2। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता क्योंकि एक बिंदु पर दो टेम्परेचर संभव नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, कभी नहीं, यानी कि दो समतापी वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो दोस्तों ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ MCQ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।